स्वागत है साथियों आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल प्रोफेसर की क्लास में। साथियों आज एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हम करने वाले हैं, राज्य सरकार की संरचना, ठीक है, और कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, ठीक है ना। तो एक राज्य के संदर्भ में हम ये सारी चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। लास्ट क्लास में जो हमने समझा था वो समझा था संघ की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। जब तक आप संघ की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को नहीं समझेंगे तब तक आपको राज्य में समझ में नहीं आएगा। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने जिस तरह का ढांचा संघ लेवल पे है, केंद्र स्तर पे है, वैसे ही ढांचा हमने राज्य के अंतर्गत भी तैयार किया है। तो इसीलिए पहले सेंटर का समझना ज़रूरी होता है, फिर उसके बाद आप केंद्र का समझ सकते हैं। तो आप सब बच्चों में से जो भी यूपी पीजीटी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, नेट सेट जेआरएफ का एग्ज़ाम दे रहे हैं, बीए पॉलिटिकल साइंस या एमए पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं या उनका एग्ज़ाम है ना, एमसीक्यू टाइप, तो उनके लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, खूब सारे क्वेश्चन आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। और आप सब लोगों से मेरा यही कहना है कि आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, ठीक है ना। कमेंट्स तो करना चाहिए ताकि मुझे फीडबैक मिले कि भाई कहीं कोई कमी है या आपको ये स्क्रीन सही से नहीं नज़र आ रही है, वॉइस की प्रॉब्लम है या कुछ भी इस तरह की प्रॉब्लम है, तो उसका मुझे पता चलेगा, अदरवाइज़ मुझे कुछ नहीं पता चलेगा। तो इस वजह से आपको फीडबैक तो देना बनता है। मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ कि आप लोग फीडबैक ज़रूर दीजिए, लेकिन आप लोग फीडबैक नहीं देते हैं और मुझे कुछ भी नहीं पता चलता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज बहुत 50 क्वेश्चंस हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे आप लोगों को बहुत एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे ये सारे क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राज्य के गवर्नर की आयु नियुक्ति के समय कम से कम कितनी होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जब गवर्नर की नियुक्ति की जाती है तो कम से कम कितने वर्ष का वो व्यक्ति होगा कि उसको गवर्नर नियुक्त किया जा सके, ठीक है ना। तो ऐसा तो राज्य गवर्नर की आयु नियुक्ति कितनी होनी चाहिए, तो इसके लिए 35 एज निर्धारित की गई है, ठीक है। 35 एज का होगा वो, है ना। तो वो नियुक्त किया जा सकता है, ठीक है ना। और इसके अलावा इसकी जो व्यवस्था है ना, वो आर्टिकल 157 है ना। ये राज्य की नियुक्ति के लिए केवल दो जो योग्यताओं की बात करता है, ठीक है ना। योग्यताओं कौन कौन सी हैं, एक्चुअली इसके ऊपर बोर्ड के ऊपर लिखना बड़ा कठिन काम होता है, इतना आसान होता नहीं है, क्योंकि कापी पेन किताब पे तो चलो समझ में आता है, इस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस नहीं है, तो इस वजह से। अब कौन कौन सी योग्यताएं हैं, तो वो पहला भारत का नागरिक, ठीक है, भारत का नागरिक होना चाहिए, और दूसरा 35 की एज वो पूरी कर चुका हो, ठीक है ना। तो ये दोनों अगर हैं तो वो बन सकता है। चलिए इतना आप याद रखिएगा, बहुत बेसिक बात है ये। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन जो है, भारतीय राज्य के राज्यपाल निर्वाचित होते हैं, चयनित होते हैं, मनोनीत होते हैं या नियुक्त होते हैं। तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भारत के राज्यपाल निम्नलिखित में से क्या होते हैं, क्या उनको निर्वाचित होते हैं, नहीं निर्वाचित तो नहीं होते, है ना, उनका चुनाव नहीं होता है, निर्वाचित नहीं होते हैं, चयनित भी नहीं होते, उनका चयन भी नहीं किया जाता है ना। चयन किया जाता है तो एक प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया होती है, ठीक है, उसमें योग्य आदमी को चयन कर लिया जाता है। एक मनोनीत किया जाता है, नहीं मनोनीत भी नहीं होता, इसको नियुक्त किया जाता है, ठीक है ना। क्या होती है, इनकी नियुक्ति होती है, और नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है, राष्ट्रपति करता है ना। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है ना। और ये आर्टिकल जो है आपका यहाँ पे आर्टिकल बनता है 155 के तहत, ठीक है ना। 155 के तहत एक राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, ठीक है ना। और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, मतलब जब तक इच्छा रहेगी ना तब तक, ठीक है ना, 5 साल के लिए। 5 साल के बाद वो दोबारा भी बनाया जा सकता है, ठीक है।
चलिए आगे भी बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या क्या है। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है ना। तो ये बात आप याद रखिएगा कि क्या बोलते हैं, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री होता है ना, प्रधानमंत्री की सिफारिश रहती है, ठीक है। प्रधानमंत्री की सिफारिश पे राष्ट्रपति जो होता है राज्यपाल की नियुक्ति करता है। इतना बात याद रखिएगा। कभी अगर आपसे इस तरह से आ जाए एक ऑप्शन कि प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो वो ऑप्शन सही हो जाएगा। चूँकि यहाँ पे राष्ट्रपति लिख रखा है, वो वाला ऑप्शन नहीं है, तो राष्ट्रपति सही बनेगा। क्या 2 राज्यों के लिए एक राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? हाँ, 2 राज्यों के लिए एक राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, ठीक है ना। ये आर्टिकल 153 के अंतर्गत कहा गया है, ठीक है। 153 के अंतर्गत आर्टिकल याद हो तो ठीक है, नहीं तो खास आर्टिकल्स आप याद कर लेना, बहुत ज़्यादा इसके पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे देश में किसी राज्य की कार्यपालिका शक्तियों का प्रधान कौन होता है? संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ किसके पास होती हैं? राष्ट्रपति के पास। उसी तरह से राज्य के अंतर्गत कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल के पास होती हैं, और राज्यपाल के नाम पे ही जो होता है उस सरकार के सारे काम किए जाते हैं, ठीक है ना। किसी राज्य के जो जितने भी कार्य हैं, जितने भी निर्णय निर्माण हैं, जितने भी बिल बनेंगे, कानून बनेंगे, सब किसके नाम पे बनेंगे? राज्यपाल के नाम पर बनते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन से थे? तो विजय लक्ष्मी पंडित, एस.एन. सिन्हा, सरोजिनी नायडू, आनंदीबेन पटेल। तो सरोजिनी नायडू जो हैं वो आपकी उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल थी, ये बात आप समझिएगा। और आनंदीबेन पटेल जो हैं वो अभी वर्तमान की राज्यपाल हैं, आप ये भी समझिएगा। किसी राज्य का प्रथम व्यक्ति या प्रजा कौन होता है? तो किसी राज्य का प्रथम व्यक्ति या प्रजा राज्यपाल होता है। और देश का, हमारे देश का या संघ का प्रथम व्यक्ति कौन होगा? तो वो राष्ट्रपति होगा। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो ये युग्म जो है, इसमें से आपको सही युग्म ढूंढना है। तो अनुच्छेद 153 राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। आर्टिकल 154 राज्यपाल का कार्यकाल के बारे में बताता है। थोड़ा सा जूम कर दें, है ना, मुझे लग रहा है आप लोगों को दिक्कत ना हो। यहाँ से, हाँ, अब ठीक रहेगा मेरे ख्याल से, आप लोगों को साफ साफ नजर आएगा। किसी राज्य का प्रथम व्यक्ति कौन होता है? तो ये तो हमने कर लिया। कौन सा युग्म सही सुमेलित है? अनुच्छेद 153 राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है, ठीक है। आर्टिकल 154 राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में कहता है। अनुच्छेद 162 राज्य का महाधिवक्ता के बारे में के बारे में, या अनुच्छेद 153 मुख्यमंत्री के दायित्व के बारे में। तो इसमें से जो सही युग्म है वो ये वाला है, ठीक है ना। आर्टिकल 153 राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में कहता है। आर्टिकल 154 जो होता है वो आपका कार्यपालिका शक्तियों का उल्लेख करता है, ठीक है ना। क्या? कार्यपालिकाओं की शक्तियों का उल्लेख करता है। अब ये 153 राज्यपाल की नियुक्ति से ये बिल्कुल वैसी सीक्वेंस में चलेगा जैसे राष्ट्रपति का चलता है, ठीक है ना। तो 154 जो है राज्यपाल की आपका कार्यपालिका शक्तियों का वर्णन है। 162 में 162 में कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, और 153 में ये 2 बार आ गया है, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ और था, 163 था, 163 था या कुछ और था, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, 153 में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में है। और 153 मुख्यमंत्री का दायित्व नहीं, मुख्यमंत्री का दायित्व नहीं है, तो ये वाला सही हो जाएगा 153। राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके पद को निम्नलिखित में से कौन ग्रहण करता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ग्रहण करेगा, या फिर राष्ट्रपति करेगा, या मुख्यमंत्री करेगा, या प्रधानमंत्री करेगा? कौन करेगा? आप इसका जवाब दीजिए, है ना। तो ये जो है ये राष्ट्रपति करेगा, ठीक है ना। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति जो होगा वो क्या करेगा? राज्यपाल के अनुपस्थिति में सारे काम जो होंगे ना वो राष्ट्रपति करेगा। सपोज करो कि उत्तर प्रदेश में आनंदीबेन पटेल उपस्थित नहीं है, ठीक है, अनुपस्थित हैं, और
जो है वहाँ की सरकार कोई कानून बनाती है, वहाँ का विधानमंडल कोई कानून बनाता है, तो वो स्वीकृति के लिए फिर राष्ट्रपति उस पर मोहर लगाएगा, ठीक है ना। सारा फिर राष्ट्रपति देखेगा जब तक वहाँ पे कोई राज्यपाल नहीं आ जाता। यदि किसी राज्य के राज्यपाल की मृत्यु हो जाए तो राज्यपाल किसे बनाया जाएगा? मुख्यमंत्री को, विधान परिषद के अध्यक्ष को, विधानमंडल के अध्यक्ष को, या फिर राष्ट्रपति जिसे मनोनीत करे। तो अगर अचानक किसी राज्यपाल की मृत्यु हो जाती है तो राष्ट्रपति जिसे उचित समझे, है ना, प्रधानमंत्री की सिफारिश भी करेगा ऑब्वियसली, लेकिन वो जिसे मनोनीत करेगा फिर वो राज्यपाल माना जाएगा। राज्यपाल के संबंध में सत्य कथन का चयन करें। राज्यपाल का कोई विवेकाधीन शक्ति नहीं है, पहला कथन। दूसरा कथन है उसके विवेक को प्रश्नगत किया जा सकता है। वह अपने विवेकगत कार्यों के लिए राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी नहीं है। मंत्रियों द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह को उच्च न्यायालय में जांच की जा सकती है। तो ये वाला जो कथन है ये सही है, ठीक है ना। ये कथन जो है ये सत्य है कि वह अपने विवेकगत कार्यों के लिए राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी नहीं है, ठीक है ना। राज्यपाल के पास कोई विवेकाधीन शक्ति नहीं होती, नहीं, उसके पास विवेकाधीन शक्ति होती है। उसके विवेक को प्रश्नगत किया जा सकता है, मतलब उसके न्यायालय में उसको चुनौती दी जा सकती है, नहीं उसके विवेकगत जो कार्य होते हैं उसके लिए उसको न्यायालय में नहीं घसीटा जा सकता। और मंत्रियों द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह को उच्च न्यायालय में जांच की जा सकती? नहीं भैया, नहीं, सलाह के लिए न्यायालय में जांच नहीं की जा सकती। केवल विवेकगत कार्यों के लिए वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी नहीं है, ये कथन ठीक है। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जा सकती? ठीक है ना। तो राज्यपाल किसकी नियुक्ति नहीं करता है? भाई मुख्यमंत्री की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है ना। जैसे राष्ट्रपति संघ में बहुमत प्राप्त दल के नेता को बुलाता है कि भाई आओ सरकार बनाओ, या सबसे बड़े दल को बुलाता है, उसी तरह से राज्य के अंतर्गत राज्यपाल जो होता है, जो सबसे बड़ा दल होता है या जिसके पास बहुमत होता है उसको बुलाता है सरकार बनाने के लिए, है ना। और उस दल में से का जो लोकप्रिय नेता होगा उसको वो मुख्यमंत्री के तौर पर नियुक्त करेगा, ठीक है। महाधिवक्ता नहीं, राज्य लोक सेवा अध्यक्ष नहीं, उच्च न्यायालय के हाँ चलिए, तो हमने इसमें से राज्यपाल द्वारा नहीं किया जाता, तो मुख्यमंत्री को तो नियुक्त करता है। राज्य का महाधिवक्ता होगा उसकी भी नियुक्ति राज्यपाल करेगा। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष जो होता है उसकी भी नियुक्ति क्या करता है? राज्यपाल करता है। लेकिन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता है, वो राष्ट्रपति करता है, ठीक है ना। क्या करता है? वो राष्ट्रपति करता है। आगे बढ़ेंगे। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो जितनी राष्ट्रपति के अध्यादेश की होती है उतनी राज्यपाल की होती है, ठीक है ना। आप ये बात याद रखिएगा, ये लास्ट लेक्चर में मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित रखता है? मतलब कोई ऐसा विधेयक हो सकता है जिसे राज्यपाल कहे कि भाई इस पे मैं राष्ट्रपति से अनुमति लूँगा, ठीक है ना। तो ऐसा जो विधेयक होता है वो होता है आपका आर्टिकल 201, है ना। आर्टिकल 201 जो होता है वो होता है इसके तहत राज्यपाल राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित करके रख लेगा। जब राष्ट्रपति उस पर अनुमति देगा तो ही वो बिल पास माना जाएगा, है ना। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसका, इसके आने के चांस सबसे ज़्यादा रहेंगे। क्षमा आदि और कुछ मामलों में दंडादेश मतलब दंड का आदेश को निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो ये आर्टिकल 161 जो है ये इससे संबंधित है कि भाई जिस तरह से राष्ट्रपति को इस तरह का अधिकार प्राप्त है कि वो किसी की सज़ा कम कर सकता है, सज़ा को टाल सकता है, या उसकी प्रकृति में चेंजेस कर सकता है, ठीक है ना। जैसे कठोर कारावास है तो उसको साधारण कारावास में कन्वर्ट कर सकता है, या किसी को उम्र कैद है तो उसकी उम्र कैद को बदल कर वो 4 या 5 साल या 2 साल कर सकता है, या उसको किसी को फांसी है तो उसकी फांसी माफ़ कर सकता है। उसी तरह से इसको भी, राज्यपाल को भी इस तरह की शक्तियाँ प्राप्त है आर्टिकल 161 के तहत, ठीक है ना। तो आप याद रखेंगे। आर्टिकल 72 में जो है वो राष्ट्रपति की पावर है, यही वाली
सेम दंडादेश, निलंबन, परिहार, लघुकरण की। तो और आर्टिकल 162 के अंतर्गत क्या है, कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, ठीक है ना। और 123 क्या है, ये अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की पावर है। निम्नलिखित में से किस आयोग ने राज्यपाल पद समाप्त करने की सिफारिश की थी? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राजमन्नार आयोग जो है उसने ये अनुशंसा की थी कि भाई राज्यपाल का पद समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति आपका केंद्र सरकार जो होता है ना, आपका केंद्र में जिसकी सरकार होती है उसकी सिफारिश पे राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री की सिफारिश पे राष्ट्रपति द्वारा उसकी वो की जाती है, नियुक्ति की जाती है। तो वो कहीं ना कहीं एक प्रकार से केंद्र के एजेंट के रूप में काम करता है। तो इसका बहुत ज़्यादा दुरुपयोग हुआ था राज्यपाल का, तो इस वजह से राजमन्नार आयोग कहता है कि राज्यपाल के पद को आप समाप्त कर दो। संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन कौन चलाता है? ठीक है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संघ पे आगे, संघ राज्य क्षेत्र राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त प्रशासकों के माध्यम से, प्रशंसकों नहीं प्रशासकों हैं, ठीक है ना। भारत का प्रधानमंत्री चलाता है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक या भारत का महान्यवादी, है ना। तो ये जो होता है राष्ट्रपति अपने द्वारा नियुक्त प्रशासकों के माध्यम से संघ राज्य क्षेत्र का चलाता है, प्रशासन चलाता है। जैसे कि आपका दिल्ली हो गया, है ना, चंडीगढ़ हो गया। दिल्ली तो विधानसभा वाला है, लेकिन यहाँ पे भी उपराज्यपाल बैठा हुआ है। उसी तरह से आपका जितने भी संघ शासित प्रदेश हैं, आपका अभी हाल में जो बना है लद्दाख वहाँ का, है ना, तो वहाँ पे क्या होगा, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त प्रशासक होगा, उसके माध्यम से सरकार चला जाएगा। वह संघ शासित प्रदेश जिसकी अपनी कोई विधायिका नहीं होती, उसके लिए विधि निर्माण का काम कौन करता है? अब ऐसे भी जो है क्षेत्र हैं, ऐसे भी संघ शासित प्रदेश है जिनकी अपनी विधायिका नहीं है, ठीक है, जैसे कि लद्दाख। तो उसके लिए विधि निर्माण का काम कौन करेगा, है ना, तो उसके लिए होगा संसद के द्वारा, ठीक है ना। संसद के द्वारा उसके लिए क्या किया जाएगा, कानून का निर्माण किया जाएगा, ठीक है ना। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या इन पे मत जाना, उनके लिए संसद ही क्या बनेगी, कानून बनाएगी, ठीक है। और संसद फिर उसको कानून को राष्ट्रपति के पास भेज देगी साइन करने के लिए। जैसे राष्ट्रपति ने साइन किया तो वो माना जाएगा। तो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उन बातों को छोड़कर जिसमें राज्यपाल स्वविवेक से कार्य करता है, अन्य कार्यों के निर्वाह में उसे सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा, ठीक है ना। तो ये कौन सा है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार क्या बोलते हैं, ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसके अनुसार एक उसके पास मंत्रिमंडल होगा उसकी सहायता के लिए, ठीक है ना। तो ये आर्टिकल 163 जो है ये इससे संबंधित है, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि भाई अब राज्यपाल खुद तो काम कर नहीं सकता, बहुत सारे कानून बनाने हैं, उन पे बहुत ज़्यादा गहन वो करना है, ठीक है, और बहुत सारे मुद्दों पे राज्यपाल को सलाह की ज़रूरत होगी, है ना। तो उसके लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा, मुख्यमंत्री होगा। तो वो आर्टिकल 163 में इस चीज़ का वर्णन किया गया है। निम्नलिखित में से एक मुख्यमंत्री का राज्यपाल के प्रति कर्तव्य नहीं है, तो कौन सा कर्तव्य, मतलब मुख्यमंत्री का राज्यपाल के प्रति कर्तव्य कौन सा नहीं है, ठीक है ना, है ना। तो एक कोई इसमें से है जो हमें पता करना है। तो विधान विषयक प्रस्थापनाओं के बारे में सूचित करना। हाँ, तो भाई कौन कौन से विधेयक आ रहे हैं, किन विधेयकों को हम सत्र में लेके आएंगे, किन पे चर्चा होगी, इन सब की जानकारी देनी होती है राज्यपाल को मुख्यमंत्री द्वारा। प्रशासन संबंधी सूचनाओं की जानकारी देनी पड़ेगी, बिल्कुल सही बात है। मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चयों को सूचित करना पड़ेगा, ठीक है ना। अपने दल की नीतियों के बारे में सूचित करना, तो नहीं भाई ये काम जो होता है ये जिम्मेदारी नहीं है, ये कर्तव्य नहीं है मुख्यमंत्री का। उसके दल में क्या चल रहा है, क्या स्ट्रेटजी है, कौन कौन से मुद्दे उठाने हैं, किन मुद्दों पर बैकफुट में रहना है, चुनाव प्रचार में किन को खड़ा करना है, ऐसे बहुत सारे दल से संबंधित जो नीतियां हैं उनके बारे में राज्यपाल को सूचित नहीं करेगा। मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है, ठीक है ना। तो इसमें से ये पूछ रहा है कि भाई मुख्यमंत्री की कार्य व शक्तियों का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में मिलता है,
तो ये है आर्टिकल 167। इसके इस 167 के अंतर्गत आपको जो है कि मुख्यमंत्री की शक्तियों के बारे में उल्लेख मिलेगा। सुश्री मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री पहली बार कब बनी थी? तो बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत आसान आंसर है इसका, 1995 के अंतर्गत बनी थी। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि मायावती उत्तर प्रदेश की कितनी बार मुख्यमंत्री बनी है? डीएमके किस राज्य से संबंधित है? ठीक है ना, तो एक ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डीएमके किस राज्य से संबंधित है? तो ये है तमिलनाडु से। ठीक है ना, आपसे पूछ लेगा ये ऐसे तो मैं सारे राजनीतिक दलों का लेके आऊँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन आप लोग इस पर थोड़ा सा नज़र रखिएगा कि कुछ प्रमुख राज्य की पार्टियां हैं वो किस राज्य से संबंधित हैं। ठीक है ना, और उसके जो हैं वो उपाध्यक्ष कौन है? ठीक है ना, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष कौन है ना, मुख्य आदमी होगा कोई एक, है ना। जैसे कि क्या बोलते हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी की जो उपाध्यक्ष कौन है? मायावती है। ठीक है ना, सुप्रीमो। टीएमसी किस राज्य का राजनीतिक दल है ना? तो ये टीएमसी जो है तृणमूल कांग्रेस जो है ये पश्चिम बंगाल में है, और इसकी जो प्रमुख नेता है वो है ममता बनर्जी। आम आदमी पार्टी की सरकार किस राज्य में है? दिल्ली, गोवा, गुजरात, पंजाब। ठीक है ना, तो पंजाब में है। और आपसे ये पूछेगा कि आम आदमी पार्टी के जो का जो किस किस राज्य में इसके वो हैं आपके विधायक या काउंसलर। तो आप ये याद रखिएगा कि गुजरात के अंतर्गत भी इन्होंने कुछ सीटें प्राप्त की हैं, गोवा में भी की हैं और दिल्ली में भी, और शायद जेके जम्मू एंड कश्मीर में भी एक दो सीटें इन्होंने निकाली हैं। जम्मू कश्मीर का मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ इन राज्यों में इसकी पहुंच हो गई है। लोकसभा 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने कितनी सीटें जीती थी? तो 35, 37, 40, 42, तो 37 सीटें इन्होंने शायद जीती थी। आप एक बार उसका भी चेक कीजिएगा, शायद 37 सीटें इन्होंने निकाली थी। ठीक है, एक बार फिर भी आप चेक कर लीजिएगा इसको। निम्नलिखित कन्फ्यूजन इसमें हो सकता है कि कई बार वहाँ पे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ मिल के लड़ी थी। ठीक है ना, तो वहाँ हो सकता है कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन आप लोग चेक कीजिएगा। काफ़ी इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं इनको एग्ज़ाम से जाने से पहले एक दो दिन पहले नज़र मारा जाता है। ठीक है ना। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना, उड़ीसा। तो इसमें नहीं है, तो ये इसका जो सही उत्तर बनेगा वो बनेगा उड़ीसा में नहीं है। उड़ीसा में नहीं है तो है कहाँ कहाँ, एक बार ये देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है ना, यहाँ से आपसे पूछ लेगा, नहीं का तो पता है लेकिन किन किन राज्यों में है। 7 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर क्या है कि विधान परिषद है, बाकियों में नहीं है। तो उन 7 राज्यों पे रख लीजिए, बाकी उनको ध्यान में रखिएगा, बाकी आपका क्वेश्चन बन जाएगा कुछ भी पूछेगा। तो पहला क्या है, इसको 2 पोर्शन में डिवाइड कीजिए। एक तरफ होगा कर्नाटक, एक तरफ होगा दक्षिण के राज्य। ठीक है ना, दक्षिण के राज्य, ठीक है, और एक तरफ होगा उत्तर के राज्य, उत्तर के। ऐसे करके करेंगे तो थोड़ा इजी रहेगा। ठीक है, तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और एक महाराष्ट्र। तो ये 4 राज्य हो गए जो दक्षिण की तरफ हैं, ये राज्य हो गए। अब हम चलेंगे उत्तर की तरफ, है ना। तो उत्तर की तरफ पहला उत्तर प्रदेश ही आ गया, दूसरा आ गया आपका बिहार, तीसरा आ गया आपका जम्मू एंड कश्मीर, जेके। ठीक है ना, तो ये 7 राज्य हैं, इनको आप याद रखिएगा। ठीक है ना, इस तरह से डिवाइड कर लीजिएगा, आसानी से 4-4 करके याद कर लेंगे। ठीक है, तो याद हो जाएगा, कोई इसमें ज़्यादा कोई वो नहीं है। एक बार इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन करते हैं। भारत के विधानसभा की सदस्य संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? ठीक है ना, तो ये पूछ रहा है कि किसी राज्य के अंतर्गत विधानसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो ये हो सकती है 500। ठीक है ना, तो इसमें भी एक बार थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये, और यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है ना, 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो अधिकतम कितनी हो सकती है, तो वो रहेगा 500। ठीक है ना, 500, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। इतनी ही विधानसभाएं होंगी एक उसके अंदर, राज्य के अंतर्गत। और न्यूनतम कितनी हो सकती है फिर? तो 60 होंगी, है ना। कम से कम 60 होनी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा 500 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और वर्तमान में विधानसभा केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में जो है ना, वो पुडुचेरी, अब इनकी जो जगह है ये बहुत छोटे छोटे हैं, तो अब क्या करेंगे इनका? इसके लिए 30 है। ठीक है, और सिक्किम का 32 है। काफ़ी यहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम है, तो इस वजह से इनकी विधानसभा कम रखी है। ठीक है ना, तो आपसे अगर क्वेश्चन ये पूछा कि अधिकतम कितनी हो सकती है, तो 500, न्यूनतम हो सकती है तो कितनी? 60। ठीक है ना, और इससे इससे कंफ्यूज मत होना। ठीक है ना, या तो आपसे पूछ लेगा कि सबसे कम विधानसभा वाला जो राज्य कौन सा है ना, तो वो आप ये कहेंगे कि सिक्किम। अगर आपसे पूछेगा सबसे कम यही 3 क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है ना, एक बोलेगा अधिकतम, एक बोलेगा सबसे न्यूनतम कौन सा है, और एक ये तीसरा ये। ठीक है ना, इस चीज़ से कन्फ्यूजन मत होना कि हाँ ये सर इसमें 32 है, तो 32 है तो उसका कुछ रीज़न है। ठीक है ना, तो पॉसिबल नहीं है कि मतलब ज़बरदस्ती वहाँ पे सभा का निर्माण किया जाए, तो इस वजह से वहाँ का कम है, एक प्रकार से अपवाद स्वरूप है वो। ठीक है, तो ये याद रखना, यहाँ से ये 3 ही तरह के क्वेश्चन बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। उत्तर प्रदेश विधानसभा की निर्वाचित सदस्य संख्या कितनी है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। तो 400, 402, 403, 407, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 403 है उत्तर प्रदेश में विधानसभा की निर्वाचित सदस्य संख्या 403 है। और आपको अब इसमें पता करना है कि विधान परिषद की संख्या कितनी है। ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है कि विधान परिषदों की संख्या कितनी है। राज्य विधानसभा का चुनाव कौन करता है? ठीक है ना, तो राज्य विधानसभा का चुनाव मुख्यमंत्री करवाता है, राज्यपाल करवाता है, मुख्य चुनाव अधिकारी या राष्ट्रपति। तो ये जो मुख्य चुनाव अधिकारी होते हैं ये करवाते हैं आपका उसका चुनाव, राज्य विधानसभा का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विधानसभा की बैठक हेतु गणपूर्ति क्या होनी चाहिए? ठीक है ना, मतलब विधानसभा में अगर भाई विधानसभा चल रही है ना, सत्र चल रहा है, तो कम से कम कुछ मिनिमम आदमी तो होने चाहिए ना, कि तभी विधानसभा में होगी चर्चा। ऐसा नहीं है कि 2 आदमी बैठ गए। अब जैसे हम लोग क्लास में जाते हैं और वहाँ पे 2 ही बच्चे होते हैं, 100 बच्चों में से सिर्फ 2 बच्चे होते हैं, तो पढ़ाने में मज़ा नहीं आता है ना। तो कम से कम एक मिनिमम 10-15 बच्चे तो होने चाहिए पढ़ने के लिए। तो उसी तरह से ये विधानसभा में एक गणपूर्ति निर्धारित की गई है, जो है 1/10, मतलब टोटल पॉपुलेशन अगर जितनी भी है उसका 10वां हिस्सा होना चाहिए। अगर सपोज करो कि 500 लोग हैं, तो कम से कम 50 लोग तो होने चाहिए, है ना, विधानसभा की बैठक के लिए। एक वित्त विधेयक किसकी सिफारिश के बिना विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? ठीक है ना, तो ये वित्त विधेयक के बारे में चर्चा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बारे में हमने काफ़ी कुछ पढ़ा था पिछले लेक्चर में। तो स्पीकर एक वित्त विधेयक जो है वो किसकी सिफारिश के बिना आपका विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? तो ये है राज्यपाल। ठीक है ना, राज्यपाल के बिना वित्त विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। किसी राज्य की विधान परिषद को किसके द्वारा बनाया या समाप्त किया जा सकता है? तो विधान परिषद आ गया, ये द्वितीय सदन है। ठीक है ना, उच्च सदन, उपरला सदन कहते हैं, और सिर्फ 7 राज्यों में है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। कौन कौन से हैं? दक्षिण के हैं कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है, और उत्तर का है जम्मू जेके, है ना, जम्मू एंड कश्मीर, बिहार और उत्तर प्रदेश। तो किसी राज्य की विधान परिषद को किसके द्वारा बनाया या समाप्त किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति, संसद, संबंधित राज्य की विधानसभा, संबंधित विधानसभा की सिफारिश पर संसद। तो इसका सही उत्तर है
संबंधित विधानसभा की सिफारिश पर संसद। अगर मान लो कोई राज्य है जिसके पास विधान परिषद नहीं है और वो विधान परिषद का गठन करना चाहता है, तो वो अपने विधानसभा बिल पास करके संसद को भेजेगी कि भाई हम विधान परिषद बनाना चाहते हैं, ठीक है। और फिर क्या होगा कि संसद बना देगा, उसके ऊपर कानून बना के उसको परमिशन दे देगा। और अगर मान लो उसके पास बना हुआ है और उसे समाप्त करना चाहता है, तो भी वो एक बिल पास करके संसद के पास भेजेगा और संसद उसको एक्सेप्ट कर लेगी। राज्य विधान परिषद के सदस्य होने के लिए व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विधान परिषद से की तरफ एक्चुअली लोगों का ध्यान जाता नहीं है और क्वेश्चन यहाँ यहीं से आते हैं, ठीक है ना। वो ये वो वाले क्वेश्चन है जो आपको पीछे ढकेल देंगे। तो इसकी आयु 30 वर्ष निर्धारित की गई। कितनी गई है? 30 ईयर्स। आप याद रखना। विधान परिषद के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो 1/10, 1/4, ये तो गणपूर्ति है, ठीक है ना, 10वां हिस्सा। 1/4, 1/6, 1/3। तो 1/6 मतलब 6 में से एक हिस्सा। अगर सपोज करो 60 विधान परिषदों की संख्या 60 है वहाँ पे, तो उसमें से 10 लोग जो हैं वो राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। वो साहित्य, कला, समाज सेवा इत्यादि से मनोनीत करेगा। विधान परिषद में धन विधेयक को अधिकतम कितनी अवधि तक अपने पास रोक सकती है? अब जैसी राज्यसभा लोकसभा होती है, वैसी विधान परिषद और विधानमंडल होता है ना। तो विधान परिषद अधिकतम से अधिकतम सिर्फ 14 दिन तक ही किसी विधेयक को अपने पास रोक सकती है, इससे ज़्यादा वो नहीं रोक सकती। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में विधान परिषदों की समाप्ति एवं संरचना का प्रावधान करता है? तो 167, 168, 169 और 170। तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है और ये रहेगा आर्टिकल 169, ठीक है ना। आप इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता? मतलब ऐसा कौन सा सदन है जिसे भंग या समाप्त नहीं किया जा सकता? तो लोकसभा, भाई इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या किया जा सकता है? समय से पहले भंग किया जा सकता है, ठीक है ना। ये अस्थाई सदन है, ठीक है। जब तक अगर कल को प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से सिफारिश कर दे कि आप लोकसभा भंग कर दीजिए, तो वो भंग कर देगा, है ना। और टाइम से पहले नए चुनाव करवाने पड़ जाएंगे। राज्यसभा के जो है आपका, इसे समाप्त नहीं किया जा सकता। ये कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता, ना भंग किया जा सकता है, भंग भी नहीं किया जा सकता और समाप्त भी नहीं किया जा सकता। विधानसभा, इसको भंग किया जा सकता है, ठीक है ना। भंग करके इसको समाप्त कर दिया जाएगा, नया चुनाव होगा, नए तरीके से फिर विधानसभा का गठन होगा। लेकिन विधान परिषद जो है ना, इसे भंग तो नहीं किया जा सकता लेकिन समाप्त किया जा सकता है, ठीक है ना। राज्य का जो विधानसभा है वो सिफारिश करेगी संसद से कि भाई हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, आप इसे समाप्त कर दीजिए, फिर संसद उसको समाप्त कर देगा। चलिए, राज्य सरकार के विधिक सलाहकार को क्या कहा जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, कि राज्य के विधिक सलाहकार को क्या कहा जाता है? तो ये होते हैं अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, एडवोकेट जनरल या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये होते हैं एडवोकेट जनरल, ठीक है ना, राज्य के विधिक सलाहकार। और अटॉर्नी जनरल किसका होता है? संघ का विधिक सलाहकार होता है। भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? अब ये आ गया, भारत में उच्च न्यायालयों की न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, भारत का राष्ट्रपति, संसद भवन। तो भारत का राष्ट्रपति जो होता है, भारत में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। उच्च न्यायालय में एक न्यायाधीश को उसके कार्य के सिद्ध कदाचार या अयोग्यता के आधार पर हटाया जा सकता है। किसके द्वारा हटाया जाएगा? तो भैया ये राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाएगा, ठीक है ना, राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाएगा। निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय की सेवा अधिकार में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह आते हैं? तो आप देखोगे बिल्कुल कोने में है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है ना, बिल्कुल उधर दक्षिण पूर्वी हिस्से में है ना। तो क्या कलकत्ता के उच्च न्यायालय के क्षेत्र में आते हैं, मद्रास के उच्च न्यायालय क्षेत्र में, या मुंबई उच्च न्यायालय, या आंध्र प्रदेश? तो ये है जो है आपका कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, ठीक है ना। एक बेंच अंडमान निकोबार में लगी हुई है कलकत्ता उच्च न्यायालय की, ठीक है। तो याद रखिएगा ये। राज्य में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि राज्य में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है?
तो इसका जो सही उत्तर बनेगा ना, राज्य में ये राज्य का राज्यपाल करता है। जिला जिला मतलब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, और राज्य की जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल करता है। ये बात आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिला सत्र न्यायाधीश किसके नियंत्रण में कार्य करता है? क्या जिला सत्र न्यायाधीश मतलब एक जिले लेवल पे जो न्यायालय होता है, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, राज्यपाल या मुख्यमंत्री, तो ये जो होगा ये उच्च न्यायालय के उसमें काम करेगा, ठीक है ना। ये एक प्रकार से हायरार्की बनती है, ठीक है। उसको मैं आप लोगों को एक बार समझा देता हूँ। इस तरह का होगा वो। पिक्चर भी इतनी गंदी बना दी मैंने कि मतलब खुद हमको भी अजीब सा लग रहा है। ये ठीक है ना। यहाँ शीर्ष पे सबसे टॉप पे होता है उच्चतम न्यायालय, ठीक है ना। इस यहाँ पे होता है सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, और फिर यहाँ पे होता है सत्र न्यायालय, सत्र या जिला न्यायालय, ठीक है ना। तो ये सत्र न्यायालय जो होते हैं ये उच्च न्यायालय के अंडर में काम करते हैं। उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है, ठीक है ना। तो इतना समझ लीजिएगा, समझाने के लिए मैंने डायग्राम बनाया है ताकि आप लोगों को। और सत्र न्यायालय के नीचे मुंसिफ न्यायालय, पंचायत न्यायालय, इस तरह के जो फिर जितने आते हैं वो सारे सत्र न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आ जाते हैं, ठीक है। जिला के अंदर भी तो न्यायालय हो सकते हैं ना, पंचायत न्यायालय हो सकता है या टेम्परेरी न्यायालय बनाए जाते हैं, है ना, लोक अदालत वगैरह ये सब। जिले में कानून व्यवस्था कायम करने के लिए जिला पुलिस पर सामान्य नियंत्रण किसका होता है, ठीक है ना। तो पुलिस जो होती है जिले के अंतर्गत, है ना, तो वहाँ पे कानून व्यवस्था बनाने का जो कार्य होता है वो किसका होता है? जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, जिले की संसद का सदस्य या मुख्यमंत्री। तो ये होता है जिला अधिकारी जो होता है वो देखता है ये सारी व्यवस्था, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी बोलते हैं। किन दो राज्यों के लिए संयुक्त उच्च न्यायालय है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा। तो पंजाब और हरियाणा के लिए चंडीगढ़ में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 के अंतर में हुई थी इसकी स्थापना, ठीक है ना। ये बात आप लोग याद रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी की 1980 में हुई थी। आप ये सारी बातें याद रखेंगे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का चुनाव चिन्ह कौन सा है? तो क्या दांती, गेहूं की बाली, तीर कमान, तराजू, हथौड़ा और दराती। तो हथौड़ा और दराती जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का क्या है? चुनाव चिन्ह है। तीर कमान तो उसका है आपका शिवसेना का है। तराजू जो है वो है अकाली दल कहाँ पे है? पंजाब में है। तीर कमान कहाँ पे है? ये है आपका तीर कमान जो है आपका महाराष्ट्र में है। और हथौड़ा और दराती ये जो है ये पश्चिम बंगाल में चलता है। बहुजन समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो घोड़ा, ऊंट, हाथी है ओबियसली। और ये कहाँ की मुख्य पार्टी है? ये है आपकी यूपी की प्रमुख पार्टी है। और इसकी जो है मुख्य जो नेता हैं वो हैं आपका बहन मायावती। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उपाध्यक्ष कौन है? तो ये हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, ठीक है ना। जेपी नड्डा जो हैं वो उसके हैं बीजेपी के हैं। ममता बनर्जी जो है प्रमुख नेता किसकी हैं? तृणमूल कांग्रेस की हैं पश्चिम बंगाल से। चंद्रबाबू नायडू जो हैं इनकी पार्टी का नाम क्या है यार, याद नहीं आ रहा, लेकिन ये कहाँ के हैं? ये आंध्र प्रदेश के हैं चंद्रबाबू नायडू, ठीक है ना, ठीक है। तो हम ये सारी चीज़ें हमने, आप इस तरह से इसका जो है ना ये ज़रूर याद रखना कि कौन सी प्रमुख पार्टियां हैं, उसके उपाध्यक्ष कौन है और वो किस राज्य से संबंधित हैं और उसका चुनाव चिन्ह क्या है। बस इतना याद रख लेंगे ना तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। थोड़ा ही ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो ये सारे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करवाए। और अगर आप लोगों को ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हों, आपको लगता है कि हेल्प मिलेगा, है ना, और तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, बताइए कि सर हमें आपके क्वेश्चंस अच्छे लगे, ठीक है। तभी मैं और क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बना पाऊँगा, अगर मुझे फीडबैक मिलेगा तो, नहीं तो फिर मैं कैसे बनाऊँगा।
एक बार देखते हैं रिजल्ट कितना आया है ना। हो सकता है कि कई बार ऑप्शंस गलत हो जाते हैं, गलत भर दिए, तो उस वजह से एक दो क्वेश्चन आगे पीछे हो जाते हैं, है ना। क्योंकि मैं भी एक ह्यूमन हूँ, है ना, एक इंसान हूँ, और गलतियाँ इंसानों से ही होती हैं। तो ये सारे क्वेश्चन सही हैं, और अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिए, मैं आप लोगों को शेयर करवा दूंगा, ठीक है ना। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ।